नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज़ मित्रों के लिए आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इसे हमने नाम दिया है सत्ते पे सत्ता। यानी 7 बजे सत्ता की शुरुआत 7 खबरों और दिलचस्प जानकारियों के साथ होगी। आज अतीक गैंग के 7 शूटर्स पर सत्ता की मोस्ट वांटेड कुंजी तैयार है। ढाबे के मेन्यू वाले स्टाइल में कैसे हर गुनाह की रेट लिस्ट बनी थी, ये देखिएगा। मुख्तार अंसारी के गुनाहों का फैसला 29 अप्रैल को होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पंजाब से एक खबर आई कि मुख्तार को रोपड़ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। कागज हमारे पास हैं, मुख्तार की कुंजी आज अवश्य खुलेगी। क्या सबसे ज्यादा आबादी वाले भारत को हम दो हमारे अनेक पॉलिसी अपनानी चाहिए? यह मजाक नहीं है। कुछ साधु संत सम्मेलन करके देश के हिंदू समुदाय को ज्यादा बच्चे पैदा करने का प्रवचन दे रहे हैं। सत्ता की वर्कशॉप में ऐसे विचारों को कसना जरूरी है। आज का सबसे चिंताजनक और ट्रेंडिंग आंकड़ा यह रहा कि भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख के पार हो गई। भारत के शहरों में भीड़ के विस्फोट का असर साफ दिखने भी लगा है। एक नई आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक साल में रेलवे की लेट लतीफी से करीब 2 करोड़ 67 लाख मिनट बर्बाद हो गए और करीब 2.25 लाख ट्रेन देरी से चली। इनमें राजधानी, शताब्दी, तेजस और वंदे भारत सहित सभी ट्रेनें शामिल हैं। एक साल में ट्रेन लेट होने से रेलवे ने 4,45,000 घंटे यानी 50 साल के बराबर का वक्त बर्बाद किया। एक आंकड़ा रिलीज हुआ है कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में इंटरनेट बंद होने से 2 दिन में करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। वहां 41 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा, जिससे ऑनलाइन व्यापार मिट्टी में मिल गया। कोर्ट सहित सभी सरकारी कामकाज पर बड़ा असर पड़ा। आज एक खास तस्वीर भी आने वाली है। एप्पल के सीईओ टिम कुक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान की नई सत्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एप्पल जैसी कंपनियां भी भारत को ही चीन का विकल्प मान रही हैं। इसी सिलसिले में कल दिल्ली में भारत के दूसरे एप्पल स्टोर का उद्घाटन भी होने वाला है। तो सत्ता में सबसे पहले 2 माफिया को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसमें एक है अतीक अहमद जो मारा जा चुका है, लेकिन इसके शूटर्स आज भी एक्टिव हैं। प्रयागराज में अब ये 7 शूटर्स खौफ की नई कहानी लिखना चाहते हैं। वहीं दूसरा माफिया का नाम है मुख्तार अंसारी, जो फिलहाल यूपी की जेल में कैद है। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला है कि माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। क्या है वो स्पेशल ट्रीटमेंट और कौन थे वो अफसर जो मुख्तार की खातिरदारी में जुटे हुए थे, इसकी पूरी कहानी कुछ मिनट बाद देखिएगा। लेकिन पहले एक बहुत जरूरी लिस्ट देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष के पास अतीक अहमद गैंग के शूटर्स की सीक्रेट लिस्ट है, जिसमें हर वो नाम है जो अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद भी उसके गैंग को जिंदा रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। अतीक के शूटर्स की पूरी क्राइम कुंजी हमने तैयार कर ली है। वो शूटर जिनकी वजह से अतीक अहमद खूंखार और खौफनाक बना, वो शूटर जो अतीक अहमद के लिए जान लेने और जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जो अतीक के एक इशारे पर खून की नदियां बहा देते थे, वो अब अतीक का साम्राज्य अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल चुका है, पर अतीक के ये गुर्गे मिट्टी में मिलते अपने गैंग को फिर से एक्टिव कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव एक लिस्ट है। आपको अतीक के 7 शूटर्स के नाम बता देते हैं। एक नाम है जुल्फिकार उर्फ तोता। यह अतीक अहमद का बेहद करीबी शार्प शूटर माना जाता है। फिलहाल आगरा की जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि तोता नाम के शूटर का निशाना बहुत सटीक है। खास बात यह कि जुल्फिकार का पिता भी अतीक के लिए ही काम करता था। दूसरा नाम है बल्ली उर्फ सुधांशु पंडित। यह भी अतीक के शार्प शूटर्स में शुमार है। अभी यह जेल से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल शाइस्ता परवीन के लिए यह काम कर रहा है। 24 फरवरी से पहले शाइस्ता के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया था। ये उसी नीवा क्षेत्र का रहने वाला है जहां से राजूपाल का कनेक्शन था। बताया जाता है पहले ये राजूपाल के लिए काम करता था, बाद में अतीक और अशरफ के लिए ये काम करने लगा। इस पर भी राजूपाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। एक और नाम है आबिद प्रधान। ये अतीक अहमद का शार्प शूटर है। आज आबिद ने अपना खुद का गैंग बना लिया है। इसके गैंग में 50 से ज्यादा लोग शामिल हैं। आबिद के पिता अनीस भी अतीक के लिए काम किया करते थे। अतीक गैंग से जुड़ने के बाद आबिद ने कई करोड़ की संपत्ति बनाई है। आबिद प्रधान को बमरौली, मरियाडी, मनौरी,
हटवा समेत कई इलाकों का जिम्मा मिला हुआ था। यहाँ लोगों से ये गुंडा टैक्स वसूलने का काम करता था। अतीक के दिन जब गर्दिश में हुए तो आबिद धीरे धीरे अतीक के खिलाफ होने लगा, अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लगा और अतीक के शार्प शूटर्स की लिस्ट में कम्मू और जाबिर भी हैं जो चचेरे भाई हैं। अतीक के इशारे पर ये लोग जमीन हड़पने का काम करते थे। बेली, महंदोरी, तेलियारगंज, शिवकुटी में रंगदारी वसूलते थे। छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूलने का काम किया करते थे। अतीक के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकी भी देते थे। एक नाम नसीम हटवा का भी है। पुलिस को इसकी तलाश है। यह अतीक के इशारे पर कई बड़े अपराधियों को ठिकाने लगा चुका है और कई बड़े अपराध को अंजाम दे चुका है। अतीक के इशारे पर शहर के बाहर के लोगों को मरवाने का काम भी करता था। अतीक और अशरफ के मुकदमों में गवाहों के घर पर जाकर उन्हें धमकाता था। एक नाम तालिब उर्फ एसपी सिटी का है। तालिब को अतीक अहमद एसपी सिटी के नाम से बुलाता था। तालिब का 16 थानों पर दबदबा रहता था। कोई भी गुर्गा जेल में बंद रहता था तो तालिब उसे छुड़वाता था। अपने गुर्गे की एफआईआर क्लोज करवाने के लिए अतीक तालिब को भेजता था। तालिब का भी निशाना बहुत सटीक है। तालिब पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। अतीक अहमद अपने गुर्गों को रंगदारी, धमकाने और मारने का काम देता था और इसके बदले खूब इनाम भी देता था। इस पर चौंकाने वाली जानकारी सामने भी आई। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अतीक ने हर काम के लिए अलग अलग रेट तय कर रखे थे। गवाहों को धमकाने का रेट अलग था, गवाहों को मारने का रेट अलग था। बताया जा रहा है कि गवाहों को खरीदने के लिए अतीक अपने गुर्गे को 1,50,000 रुपए तक देता था। वहीं गवाहों को मारने के लिए 50 से 60,000 रुपए तक दिए जाते थे। अतीक एंड कंपनी कैसे चलती थी, कैसे ऊपर से नीचे तक शूटर्स से लेकर बमबाज भरे हुए थे, इसको लेकर जानकारी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। खबरों की माने तो 80 छोटे शूटर्स प्रयागराज के अंदर अतीक के लिए काम किया करते थे। इसके अलावा 20 बड़े शूटर प्रयागराज में रहकर अतीक और अशरफ के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 15 शूटर्स का एक ग्रुप था। इस ग्रुप के शूटर्स सिर्फ एक बड़े शूटर के लिए कमिटेड थे। इतना ही नहीं, 18 बड़े व्यापारी अतीक के लिए शहर के अंदर काम किया करते थे। अतीक एंड कंपनी को ये व्यापारी फाइनेंस करते थे। अतीक की क्राइम कंपनी का बड़ा किरदार है गुड्डू मुस्लिम, जो अब तक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम 44 नौजवानों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे चुका है। गुड्डू मुस्लिम 5 तरीके के बम बनाने में एक्सपर्ट है। गुड्डू मुस्लिम दूसरे माफिया गैंग के लोगों को भी बम की सप्लाई किया करता था। ऐसे ही बमबाजों और शूटर्स की मदद से अतीक और अशरफ 95 गवाहों को धमकाकर कई मामलों को रफा दफा करवा चुके थे। ये सारे वो किरदार हैं जिनकी वजह से प्रयागराज दशकों तक दहशत में रहा। इस बात की तस्दीक यूपी के बड़े बड़े अफसर कर रहे हैं। अतीक के गुनाहों की गवाही प्रयागराज के लोग दे रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट 53 सेकंड की न्यूज रील में अतीक एंड कंपनी के आपराधिक बैकग्राउंड वाले काले कारनामों की एक झलक देखिए। रील के बाद इस कहानी के एक और सनसनीखेज किरदार से आपको मिल पाएंगे। और अशरफ ये पूरे गैंग का संचालन कर रहे थे और गुड्डू मुस्लिम और बाकी उनके अन्य गैंग मेंबर्स असद, गुलाम और शाबिर और ये सभी उनसे टच में रहते थे। और यहाँ तक कि शाइस्ता परवीन भी, तो वहाँ से जेल से रह करके भी ये संचालन ये गैंग का, इसके पहले जो षड्यंत्र में इनकी भूमिका रही। वसूली तो उसका मेन धंधा है, वसूली करना, कब्जा करना, किडनैपिंग करना और धमकाना और बाकी अन्य चीज़ें, तो उसकी ये रोज़ का विषय रहा है। अभी भी जो 5-5 लाख रुपए गिरफ्तार हुए अपराधी हैं वो, और कई 120 भी के अपराधी, और जैसे शाइस्ता है, गुड्डू मुस्लिम है और ये शाबिर है और अरमान, ये सब अब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो उसके आदमी आए तो उन्होंने हमसे चाबी मांगी नीचे जीने की। वो एंट्रेंस हमारी है। हमने कहा क्यों दे दें,
तब उसने हमें बताया कि हमने ये घर खरीद लिया है। दिन 300 गुंडे लेके आया और ज़बरदस्ती उसने कब्जा करना चाहा, कर लिया, घुसाया था अंदर। तो प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के गैंग में शामिल 66 लोगों की जो लिस्ट बनाई उसमें मोहम्मद मुस्लिम का भी नाम शामिल है। वही मोहम्मद मुस्लिम जिसकी असद से बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। इसमें 1 करोड़ के रंगदारी मांगने की बात है। मोहम्मद मुस्लिम अतीक अहमद के गैंग का मेंबर है। आपको बता दें, अतीक अहमद के सहयोगियों की लिस्ट में मोहम्मद मुस्लिम का नाम 38वें नंबर पर दर्ज किया गया था। मोहम्मद मुस्लिम पर प्रयागराज से लेकर लखनऊ में धोखाधड़ी, जालसाजी, गुंडा एक्ट के 16 मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्लिम प्रयागराज पुलिस का हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम की 145A नंबर से हिस्ट्री शीट खोल रखी है। लखनऊ के डॉलीगंज इलाके में जिस बली ब्रदर्स अपार्टमेंट को अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बताकर बुलडोजर चलाया गया था वो कागजों में मोहम्मद मुस्लिम का ही था। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक बहराइच में मोहम्मद मुस्लिम के नाम पर खरीदी प्रॉपर्टी अतीक अहमद का इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से यूपी एसटीएफ को भी मोहम्मद मुस्लिम की तलाश थी। उमेशपाल हत्याकांड के दिन लखनऊ से जिन गाड़ियों के प्रयागराज पहुंचने और फिर रायबरेली के रास्ते वापस जाने का सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला था, वो गाड़ियां मोहम्मद मुस्लिम की ही बताई गई। तो जब माफिया को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है, जब पुलिस वाले अपराधियों की खातिरदारी में जुटते हैं, तब जेल भी गुंडों के लिए होटल बन जाता है जहां वो तमाम सुविधाओं का लुत्फ उठाते हैं। सत्ता में अगली खबर ऐसे ही एक और माफिया की है जिसको लेकर खुलासा हुआ है कि वो जेल में ऐश की जिंदगी जीता था। उस माफिया का नाम है मुख्तार अंसारी। पिछले कुछ घंटों से अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का नाम हर किसी की जुबान पर है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह है एक खुलासा जो पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार के वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर हुआ है, और दूसरी वजह है एक फैसला जो आज से 10 दिनों बाद गैंगस्टर एक्ट में आने वाला है। पहली बात करते हैं पहली वजह की। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला है कि मुख्तार अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। इस दौरान पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब की रोपड़ जेल में 2 साल 3 महीने की कैद के दौरान स्पेशल सुविधाएं दी गई। जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। जेल के 10 सीनियर अधिकारी मुख्तार की आवभगत में लगे रहे। इतना ही नहीं, परिवार से मुलाकात के दौरान स्पेशल रूम भी दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार जेल में बने अफसर क्वार्टर में रहता था। स्पेशल क्वार्टर में 2 एसी, एलईडी, गीजर भी लगे हुए थे। मुख्तार का स्पेशल खाना जेल के बाहर से आता था। जेल के अंदर भी उसकी पसंद का खास मेन्यू मौजूद था। डीजीपी की जांच रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आरोप है कि सुविधाओं के बदले मुख्तार अंसारी से कथित रूप से रिश्वत ली गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में इस संबंध में किसी कांग्रेस के नेता पर आरोप नहीं लगाया गया। तो पंजाब पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद सियासत गर्म है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अगर ये जांच सही है तो उसमें जो भी उस टाइम के चाहे सरकार के आदमी, मंत्री या जो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई तो उसके पीछे होगा जिससे उसकी सपोर्ट की है इस मामले में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी तो बात है। ऐसे आदमियों को शेल्टर देने का, यहाँ रखने का या ऐसी काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। कानून अपना काम कर रहा है जी। पहली बार होया जी। दोषियों पर प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन के एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है। मैं कहा जी कानून अपना काम कर रहा है। सारा कुछ कानून का पार्ट है। पहला कानून के मुताबिक नहीं होता, कानून के मुताबिक हो रहा है। सारा कुछ सही होएगा जी। तो ये तो बात हुई मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर मिली सुविधाओं की। अब बात मुख्तार की नई टेंशन की। अतीक अहमद के मारे जाने के बाद दहशत फैलाने वाला मुख्तार खुद दहशत में है। जो अतीक अहमद की तरह कभी पूर्वांचल के कई जिलों में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था, जो यूपी की गलियों में खुली जीप में बंदूक लहराते हुए चलता था, वो यूपी की बांदा जेल में डरा और सहमा हुआ है। जेल सूत्रों के अनुसार मुख्तार अंसारी अतीक और उसके भाई अशरफ के मारे जाने के बाद काफी बेचैन है। सिर्फ 77 सेकंड की न्यूज रील में मुख्तार अंसारी के खौफ का एक रिकैप देखिए।
मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफ़र कराया गया। 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਅ VIP ट्रीटमेंट। अब वो भेजा जा रहा है तो शिफ्ट होना क्या है साहब, एक जेल में बंदी है, हम लोग ट्रांसफ़र हुआ है। ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ। 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। के ऊपर 3-4 बार आक्रमण हो चुका है और मेरे परिवार के, मेरे घर के लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। तो अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश के माफिया थरथर नहीं कांप रहे हैं, बल्कि एनकाउंटर वाला ये डर मध्य प्रदेश के माफियाओं में भी ट्रेंड कर रहा है। अब तक आपने कई माफियाओं को रौब के साथ रील बनवाते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी रील दिखाते हैं जो एक हिस्ट्री शीटर ने अपनी मौत के खौफ में बनवाई। ये वीडियो MP के जबलपुर का है, जहां बड्डू पटेल नाम के हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले बड्डू पटेल अपने दूसरे साथियों से चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगा कि जल्दी से उसकी गिरफ्तारी का वीडियो बना ले। उसे इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि पुलिस गिरफ्तारी के बाद उसका एनकाउंटर कर दे। हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें बड्डू पटेल जैसे कई अपराधियों का डर दिखाई दे रहा है। वैसे ये डर अच्छा है। देख लेना बस तलवारों से पकड़ रहा है। बैठ जा तलवारों से पकड़ रहे हैं। तलवारों से पकड़ रहे हैं। गाड़ी बैठ जा। नहीं ना गाड़ी बैठ जा ना, गाड़ी अरे तलवारों से पकड़ रहा ना, गाड़ी बैठ जा ना। नहीं ना गाड़ी बैठ जा। ए बैठ जा, अरे गाड़ी में बैठ जा। पुलिस क्या कर रहे हैं? कोई करा मैं वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। हाँ बन गई, टेंशन नहीं लो, बन गई है। ठीक है देख लो, गोली मारने के भी बोल रहे हैं। वीडियो बन रही है। मेरे को जो जायज केस है वो लगाना, फर्जी केस नहीं लगना चाहिए। और सत्ता में अब बात बढ़ती आबादी की सत्ता की, जिसमें भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र के आज के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। आज दोपहर करीब 1:13 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के मुताबिक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जो चीन की 142 करोड़ 57 लाख की आबादी से ज्यादा है। इस सूची में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। यह एक ऐसी कामयाबी है जिस पर खुश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारत संसाधनों के मामले में वही है, लेकिन आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से भारत में प्रति व्यक्ति संसाधन कम होते जा रहे हैं। जो बढ़ती आबादी आज भारत के लिए एक कीमती संसाधन है, अगर वो बेहिसाब तरीके से बढ़ती रही, ब्रेक नहीं लगा, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस सच्चाई को जानते और समझते हुए भी देश में कुछ लोग हैं जो दिन रात आबादी बढ़ाओ का नारा लगाते रहते हैं। देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच कुछ साधु संतों ने हम दो हमारे अनेक की पॉलिसी अपनाने की अपील की है। हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हम दो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद थे। सरकार के स्तर पर भले ही आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की चर्चा हो, लेकिन संत समाज इस बात से सहमत नहीं है। संतों का मानना है कि जनसंख्या विस्फोट के बीच हिंदुओं की संख्या में
तेजी से कमी आई है। पहले हम दो हमारे दो की बात कही जाती थी, पर अब तमाम हिंदू परिवार महज एक बच्चे के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिससे हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हुई है और इससे आने वाले समय में हिंदुओं की परेशानी बढ़ने वाली है। संतों की राय पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, पहले वो देखिए। धर्म की जो जड़ है वो महिला के हाथ में है। सनातन को बचाना है, सनातन को अगर व्यापक बनाना है तो आज भी हमें उसी स्थिति में, जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है, हमें जो है ना ये हम दो हमारे दो वाले से अब काम नहीं चलेगा। हम दो हमारे छः, हम दो और हमारे छः, तब बात बनेगी। एक लड़का एक लड़की पैदा किए, एक कन्या का दान किए, कन्या का दान ले लिए, सृष्टि चलती रहेगी। लेकिन हमारा जो राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का अभियान है उसके लिए कौन प्रेरणा देगा? कोई भी माता या पिता नहीं चाहता एक ही पुत्र सेना में जाए या वो सन्यासी बन जाए, इसलिए कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए। चार बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने, देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है। ऐसी हम सब की हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है, अगर वंश ही नहीं चलेगा या कोई परंपराएं जो हमारी सनातन की परंपराएं हैं, संत समाज या ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे तो परंपराएं नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इस पर नजरिया 9, वैसे तो प्रवचन देना साधु संतों का काम है, लेकिन वो प्रवचन अगर धार्मिक मुद्दों तक ही सीमित रहें तो अच्छा है। वैसे जनसंख्या विस्फोट पर साधु संतों के लिए हमारे पास एक रिवर्स प्रवचन है जिससे उन्हें लाभ हो सकता है। हमारा नजरिया ये कि हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखें। ज्यादा आबादी एक ऐसी समस्या है जो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करती। ये देश के हर वर्ग को नुकसान पहुंचाती है। डेमोग्राफी में बदलाव से जुड़ी असुरक्षा की भावना आबादी बढ़ाकर नहीं मिटाई जा सकती। साधु संतों को समाज को लाभ पहुंचाने वाले पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि जनसंख्या विस्फोट के पक्ष में। और अब सत्ता में एक और खबर जो आज सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक ट्रेंड कर रही है और उस पर सियासी चक्रवात भी दिखाई देने लगा है। आपने मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा देवी मंदिर के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे मध्य प्रदेश का वैष्णो देवी भी कहते हैं। दूर दूर से लोग यहां मां शारदा के दर्शन करने और मत्था टेकने आते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसी मंदिर को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है और यह ऑर्डर है मंदिर समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने का। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से कलेक्टर को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें मैहर में मौजूद मां शारदा मंदिर प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा गया है। अभी मैहर मंदिर समिति में 2 मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन इस आदेश के बाद दोनों कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक नगरी होने की वजह से मैहर में मांस मदिरा की दुकानें भी बंद करने का आदेश दिया है। मंदिर समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाए जाने के आदेश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो मुस्लिम कर्मचारी अभी मंदिर समिति में है वो कौन है और किस विभाग में काम करते हैं। इनमें एक का नाम है आबिद हुसैन जो समिति में विधिक सलाहकार हैं, जबकि दूसरे कर्मचारी का नाम है अयूब खान जो समिति में जल व्यवस्था प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही कर्मचारी साल 1988 से समिति में हैं, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से उनकी 35 साल की नौकरी पर संकट आ गया है। कई हिंदू संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने बीजेपी सरकार पर जुबानी तीर चलाए हैं। इसी पर हमने एक रील तैयार की है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद आपको मां शारदा देवी मंदिर से जुड़े संगीत सम्राट बाबा अलाउद्दीन खान का दिलचस्प इतिहास भी बताएंगे। ये पहली दफा है जब मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया हो कि मैहर के शारदा पीठ मंदिर समिति में जो भी मुस्लिम कर्मचारी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
आपने कभी हिंदुस्तान में देखा है मस्जिदों की कमेटी में हिंदू कहीं पर इन्वॉल्व हो, या मदरसों की कमेटी में? जिन धर्मों का मुझे नॉलेज नहीं है, जिन धर्मों का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, उस धर्म में मैं सदस्य बन के क्या ज्ञान दूंगा? तो ये गलत है, जो कुछ ये तरीका है ये गलत है। हिंदुस्तान कैसे चलेगा कि जब मजदूरी किसी काम के काम कराने के लिए भी मजदूरों में हिंदू मुस्लिम का सवाल पैदा करेंगे आप, तो फिर देश के अंदर काम कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? वहाँ की व्यवस्थाओं के अनुरूप, वहाँ की परंपराओं के अनुरूप, वहाँ के धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप जो आवश्यक होगा वो निर्णय सरकार ने किया होगा। किसने किया था? इस बात की गारंटी कौन लेगा? जो हमारी पूजा पद्धति को नहीं मानता, हमारी आस्था पर विश्वास नहीं रखता, इसकी गारंटी कौन लेगा कि कल के दिन कोई घटना दुर्घटना हमारे धार्मिक क्षेत्र में नहीं होगी? अलग जिहाद, धर्मांतरण जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है मैहर में। साधु संतों ने आंदोलन किया, आखिर इस पर आज तक अमल क्यों नहीं किया जा रहा? ये हम समझते हैं कि बहुत ही गलत निर्णय है। इससे ये स्पष्ट होता है कि बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान को नहीं मानते हैं, जहां सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। तो मां शारदा देवी मंदिर समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने के आदेश को सांस्कृतिक लेंस से भी देखना चाहिए। आज हम आपको मैहर वाले इस मंदिर से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य भी बताते हैं। ये कहानी मैहर की मां शारदा और बाबा अलाउद्दीन खान के कनेक्शन की है। ये वो बाबा अलाउद्दीन खान हैं जिन्हें पूरी दुनिया संगीत सम्राट के नाम से भी जानती है और आज उनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान मां शारदा के बड़े उपासक थे। मां शारदा से वरदान प्राप्त अलाउद्दीन खान पूरी दुनिया में विख्यात संगीतज्ञ रहे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा का पितामह भी कहा जाता है। वो लगभग सभी भारतीय वाद्य यंत्र बजा लेते थे। कहा यह भी जाता है कि वो 200 से ज्यादा भारतीय और पश्चिमी वाद्य यंत्र बजा लेते थे। कहते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहर वाली मां शारदा के मंदिर के लिए जाने वाली 1000 से ज्यादा सीढ़ियां रोज चढ़ते थे और देवी के सामने रियाज करते थे। वो मैहर के महाराजा के दरबार के दरबारी संगीतकार भी थे। अलाउद्दीन खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के मैहर घराने की स्थापना की। उनके शिष्यों में उनके पुत्र उस्ताद अली अकबर खान, उनके दामाद पंडित रविशंकर का नाम भी शामिल है। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने ही मैहर परिवार के बच्चों को इकट्ठा करके मैहर बैंड की स्थापना की थी, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। यानी मैहर की पहचान में आपको बाबा अलाउद्दीन खान के जो हैं वो रचे और बसे हुए मिलेंगे। ऐसे में सरकारी फैसले पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान के अलावा मैहर के संबंध में आला और उदल का जिक्र करना भी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई इतिहासकार ये दावा करते हैं कि आला उदल ने ही जंगलों के बीच सबसे पहले मां शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसलिए ऐसी जनश्रुति है कि सदियों से मां शारदा के प्रथम दर्शन का सौभाग्य आला उदल को ही प्राप्त है। और सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें पिता पुत्र के बीच एक ऐसा सार्वजनिक संवाद है जिससे लोगों में इतना कंफ्यूजन बढ़ गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि नेताजी किस पार्टी में हैं, किस पार्टी में थे और किस पार्टी में जाएंगे। ये मेगा कंफ्यूजन वाली राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल की है और कंफ्यूजन फैला है पूर्व रेल मंत्री और बीजेपी के टिकट पर 2021 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले मुकुल रॉय पर, जो बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी से टीएमसी में चले गए थे। लेकिन अब वो फिर से कह रहे हैं कि वो बीजेपी में ही हैं और पार्टी अगर काम देगी तो वो करेंगे। दरअसल एक दिन पहले अचानक ये खबर आई कि मुकुल रॉय लापता हैं। इस पर मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय, जो कि टीएमसी के विधायक हैं, उन्होंने दावा किया कि उनके पिता मानसिक रूप से परेशान हैं। उनकी उम्र 70 साल है और वो भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, वो बीमार हैं, उन्हें डर्टी पॉलिटिक्स में घसीटा गया। इतना ही नहीं, शुभ्रांशु रॉय ने तो पिता की मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करा दी
कल एक और ये भी सच कहा जा रहा था और बताया जा रहा था, दूसरी ओर ये भी खबर आई कि मुकुल रॉय फिर से बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कल की इन खबरों के बाद आज दिल्ली में मुकुल रॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो कभी बीजेपी छोड़कर गए ही नहीं थे, वो बीजेपी में ही हैं। वैसे ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन ये तब की तस्वीर है जब वो बीजेपी से टीएमसी में गए थे। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उन्हें खुद टीएमसी में शामिल कराया था। अब अचानक बंगाल चुनाव के 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि मुकुल रॉय फिर से बीजेपी में आने और होने का दावा कर रहे हैं? ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। क्या एक बार फिर से मुकुल रॉय का हृदय परिवर्तन हो गया है या फिर से ममता बनर्जी पर किसी तरीके का दबाव बना रहे हैं? हालांकि इन सब के बीच में अजीबोगरीब कहानी यह भी है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुकुल रॉय बीजेपी में है और बीजेपी कह रही है कि मुकुल रॉय टीएमसी में है। अब मुकुल रॉय सच में कौन सी पार्टी में है, ये एक रहस्य बन गया है, जिसे सुलझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस पूरे मामले में कौन किधर है, ये एक छोटी सी रील से समझने की कोशिश करते हैं। हम तो बीजेपी छीन रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए। अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। ये दिल्ली में हमारा घर है, हमारा कोठी है, तो दिल्ली में आया है तो कोई बात करेगा तो बात करेगा। দুবার কথা হয়েছে, কালকে পুলিশের মাধ্যমে কথা হয়েছে। किया उन्होंने लड़का को, उसका लड़का कि हमारा फादर मिसिंग है। मैं भी कोई चेक किया था, कुछ किया था, लेकिन वो तो बीजेपी का ही है मेरे। देखिए ऑफिशियली वो अभी भाजपा का वो विधायक है कि नहीं लेंगे, वो तो इसका मामला तो हमारा जो पार्टी का बड़ा आदमी है सोचेंगे। उनका जो खुद का लड़का है वही एलिगेशन किया कि उनका फादर का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सब कुछ उल्टा पल्टा बोल रहा है। तो मुकुल रॉय बीजेपी में है या टीएमसी में, ये ना तो अभी बीजेपी को पता है और ना ही फिलहाल टीएमसी को पता है। हो देखो, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।